हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 के अंतर्गत आते हैं और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो आर्टिकल 52 के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे हमें पता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे देश का सर्वोच्च पद होता है, उसी तरीके से उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर का सर्वोच्च पद होता है। चलते हैं निर्वाचन की तरफ। वाइस प्रेसिडेंट पढ़ते हुए हम इसकी कंपैरिजन प्रेसिडेंट से करते हैं। देखते हैं निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, प्रेसिडेंट के साथ इनको इनका कंपैरिजन करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं आर्टिकल 52 में जो प्रेसिडेंट हैं उनके इलेक्शन में जो लोग भाग लेते हैं उनमें होते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ठीक है। अब इसमें जो सचिन तेंदुलकर हैं वो भाग नहीं लेते हैं। सचिन तेंदुलकर से मेरा मतलब है जो मनोनीत किए जाते हैं 2 सदस्य लोकसभा में और 12 सदस्य राज्यसभा में, जो प्रेसिडेंट द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ कौन भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य। तो ध्यान रखना, सचिन तेंदुलकर जो हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य जो हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। अब हम अगर चलते हैं वाइस प्रेसिडेंट की तरफ, आर्टिकल 63 की तरफ, तो इसमें क्या है? इसमें मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा और सचिन तेंदुलकर भी इसमें भाग लेते हैं। अर्थात जो मनोनीत और निर्वाचित सदस्य हैं वो दोनों प्रकार के सदस्य वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति जो लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, वो लोग भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनका पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। हेड ऑफ स्टेट मतलब राज्य प्रमुख होते हैं। अब राज्य प्रमुख होंगे तो ऑब्वियस है राज्य से भी उनकी प्रतिनिधित्व होनी चाहिए। दूसरा, जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है तो अब स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है तो इस लिहाजे से भी जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ से लोगों को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने दिया जाता है। और साथ ही उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति की ही तरह आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा और गुप्त मतदान से होता है। ठीक है। अब अर्हताएं क्या है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए? तो वो सेम राष्ट्रपति के ही तरह हैं। वह भारत का नागरिक हो, नंबर 1। नंबर 2, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो। नंबर 3 जो है वो इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति में क्या होता है, जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो उसके लिए जो अर्हताएं होती हैं उसमें राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य होने के लिए अर्ह होना चाहिए, जबकि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, उनके लिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अर्ह होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? जैसा हमें पता है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो अगर राज्यसभा का कोई व्यक्ति पदेन सभापति है तो उसको तभी पदेन सभापति बनाना चाहिए जब वो उस सभा के सदस्य बनने के काबिल हो। इसीलिए जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अर्हित होना पड़ता है। राष्ट्रपति की बात करें तो हमें पता है राष्ट्रपति जनता के ही चुने हुए और सबसे पहले हमारे सिटीजन होते हैं भारत के। तो उनके लिए इसलिए ज़रूरी है जो हमारा लोक सदन होता है जिसको लोकसभा हम कह देते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि भाई प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हता होनी चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। और साथ ही उपराष्ट्रपति के नामांकन के लिए, उम्मीदवार नामांकन के लिए कम से कम 20 आपके प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने ही चाहिए, तभी आप उसके लिए नामांकन कर सकते हैं। ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं, आप देख सकते हैं राधा कृष्णन। इस समय वर्तमान में हैं जो वो वेंकैया नायडू हैं। आप पॉज करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें है शपथ। शपथ कौन दिलाता है? उन्हें राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है। पद की शर्तें क्या हैं? पद की 2 शर्तें हैं। एक तो वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका के किसी भी सदन के सदस्य ना हो, सबसे पहली बात। ठीक है। दूसरा, वो किसी लाभ के पद पर ना हो। ये दोनों शर्तें हैं राष्ट्रपति पद के लिए। ठीक है। इसके अलावा जो उनकी पद्धति होती है, जो पदावधि होती है, वो 5 वर्ष होती है। अब देखते हैं जिस तरीके से राष्ट्रपति को हटाया जाता था महाभियोग की प्रक्रिया से, उपराष्ट्रपति को उस तरीके से नहीं हटाया जाता है। मैंने बताया था, राष्ट्रपति का लेक्चर जरूर देखें, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है कि उन पर महाभियोग लगाने के लिए क्या करते थे। मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। उसमें क्या होता था कि संसद के किसी भी सदन में पहले प्रस्ताव जाता था। प्रस्ताव के लिए 1/4 लोग लिखित में नोटिस देते थे, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में।
ठीक है। अब नोटिस जब दे देते थे 1/4 लोग, उसके 14 दिन बाद वो जो प्रस्ताव था वो फिर उस सदन से 2/3 वोट से अगर पास हो जाता था, फिर उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता था, और दूसरा सदन भी अगर 2/3 वोट से उसको पास कर देता था, तो फिर वो सीधा प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता था। ये था आपके प्रेसिडेंट को के ऊपर लगने वाले महाभियोग का। अब उपराष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं होता है, इसके लिए महाभियोग की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इसमें राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। करेक्शन ये है कि जो लोकसभा है उसमें वो साधारण बहुमत से पास होता है। साधारण बहुमत का मतलब 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटेड, जो लोग उपस्थित हैं जिन्होंने वोट किया है उसका 50% प्लस 1 वोट अगर मिल जाते हैं तो वो साधारण बहुमत से पास माना जाता है लोकसभा में। और जो इसमें पूर्ण बहुमत है, यहाँ पर पूर्ण बहुमत की जगह इफेक्टिव मेजोरिटी शब्द यूज होता है। ठीक है। अब ये इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या है, देखिए होता क्या है कि राज्यसभा द्वारा जो संकल्प पारित किया जाएगा उसमें इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ उसको पारित किया जाएगा। इफेक्टिव मेजोरिटी का अर्थ ये है कि जो स्ट्रेंथ होगी, जैसे स्ट्रेंथ 245 है, आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे स्ट्रेंथ 245 है, और जो वैकेंसीज हैं, मान लीजिए 15 लोग रिटायर हो गए हैं, उनकी मतलब रिटायर सॉरी 15 जो लोग हैं उनको हटा दिया गया है, उनकी वैकेंसियाँ खाली हैं। ठीक है। तो हमारी जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ होती है वो होगी 230। ठीक है। तो जो हमारा इफेक्टिव मेजोरिटी होगा वो 230 इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1 होगा। 230 का 50% 115 प्लस 1, तो 116 लोग अगर उसको पास कर देंगे तो वो राज्यसभा द्वारा संकल्पित पास माना जाएगा। ठीक है। अब इस प्रक्रिया के तहत, किसके इफेक्टिव मेजोरिटी के तहत, एक तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, उसके अलावा जो हमारे स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं लोकसभा में, ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभाओं में, उनको हटाया जाता है। साथ ही साथ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा में, उनको हटाया जाता है। तो ध्यान रखें, इफेक्टिव मेजोरिटी जो मैंने अभी आपको बताया, इफेक्टिव मेजोरिटी जो होती है वो इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1 होती है, और इफेक्टिव स्ट्रेंथ में जो होता है वो टोटल स्ट्रेंथ में से जो सिर्फ वैकेंसियाँ होती हैं उनको माइनस करके जो वैल्यू आती है वो हमारी इफेक्टिव स्ट्रेंथ होती है। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से इनको हटाया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, इनको भी 14 दिन का अग्रिम नोटिस दिया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखें राष्ट्रपति की तरह। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा आप एक बार फिर से ध्यान से इसको सुने, आपको समझ आ जाएगा। दूसरा बात, ये 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बने रह सकते हैं। उत्तराधिकारी पद ग्रहण जब तक नहीं करता तब तक ये पद पर बने रहते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। चुनाव विवाद, अगर कोई इनके चुनाव में विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट में ही उसको सोल्व किया जाता है। अब हम चलते हैं इनकी शक्तियां और कार्य। तो जैसा आपको पता है कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ये कार्य करते हैं, और इनकी शक्तियां और कार्य जो होती हैं वो लोकसभा अध्यक्ष की ही भांति होती हैं। अब लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य क्या हैं, इसके लिए जो लोकसभा वीडियो मेरे चैनल पर है आप उसको देख सकते हैं, उसमें मैंने उस अध्यक्ष उन जो अध्यक्ष होते हैं उनकी शक्तियों के बारे में बताया है। ठीक है। साथ ही जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त हो जाता है, तो जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्हें कार्य करना होता है। लेकिन ध्यान रहे, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक ही कार्य कर सकते हैं, अर्थात 6 महीने के अंदर हमें राष्ट्रपति के चुनाव कराने पड़ते हैं, जरूरी हैं। 6 महीने से ज़्यादा हमारे उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति से के रूप में कार्य नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक। अब जब हमारे उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, तो जो राज्यसभा के सभापति का काम तो अब वो नहीं करते हैं, अब उनकी जगह जो उपसभापति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपतियों की तुलना, इसमें एक सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो भारत और हमारे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो अमेरिका में क्या होता है, जब प्रेसिडेंट अपने कार्यकाल से पहले ही उनको बर्खास्त कर दिया जाता है या फिर किसी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है किन्हीं और कारणों से,
अगर वाइस प्रेसिडेंट को वहाँ प्रेसिडेंट बना दिया जाता है तो फिर वो कार्यकाल पूरा होने तक उसी सीट पर रहते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराने ज़रूरी हैं, ठीक है। भारत के अंदर जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो सिर्फ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य कर सकते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी और भी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू।